मनीष के पास रुख करेंगे न्यूज रूम में। मनीष, आपके साथ उदय और मदन भी हैं। अगर हर सीट पर हम बात करें, रांची की सीट जो कांग्रेस भी चाहती है, जेएमएम भी चाहती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि सीट फिर से जेएमएम के खाते में जाए और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर शायद महुआ माझी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इधर बीजेपी की तरफ से क्या वापस रिपीट होंगे कैंडिडेट? क्या सीपी सिंह पर ही बीजेपी भरोसा करेगी या फिर कोई नया चेहरा होगा? उनसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी है जो इस वक्त बात करें। उदय हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर रांची की सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। एक बार उदय, हम बात करें रांची की सीटों को लेकर, तो रांची की सीटों पर कहा जा रहा है कि जेएमएम भी अपना दावा भर रही है, हम भर रही है, दम भर रही है, कांग्रेस भी अपना दम भर रही है यहाँ पर। और बीजेपी क्या उस सीट पर कंटिन्यू करेगी? क्या बीजेपी जो प्रत्याशी थे उसको ही उतारेगी? और ये जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चल रहा है, इसको आप क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तक चुनाव को लेकर यह मानकर चला जा रहा था कि अब चुनाव जब होंगे तो 15 नवंबर के बाद होंगे, लेकिन जो तिथि घोषित हुई है उसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरह अब तक झारखंड के जितने भी चुनाव हुए 5 चरण में चुनाव होते रहे हैं और चुनाव 20 दिसंबर तक हुए थे। 2019 में 20 दिसंबर तक चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 20 नवंबर, यानी देखा जाए तो विधानसभा का कार्यकाल 1 महीना 10 दिन पहले खत्म हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तैयारी पहले से है। चलिए ठीक है, गठबंधन पे भी कल हिमंता शर्मा, विश्वास शर्मा ने कह दिया था कि आजसू के साथ, जेडीयू के साथ हमारा सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि देखिए, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं है। और ये अब आज से अगर देखा जाए 25 अक्टूबर पहले फेज के चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है, यानी सिर्फ 9 दिन बचे हैं अब नामांकन की अंतिम तिथि को लेकर। ऐसे में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन प्रत्याशी होगा यह तय करना वाकई में चुनौतीपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ देखिए, अब 29 अक्टूबर दूसरे चरण की नामांकन की अंतिम तिथि होगी, यानी अक्टूबर 29 तक आपको अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के साथ ही आपको उनका नामांकन करा देना है। ये वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो दल अभी तक, अगर देखा जाए तो यही राज्य सरकार को देखा जाए, वो मैया सम्मान योजना में और अपनी योजना को प्रचारित करने में पूरे प्रशासनिक अमला के साथ व्यस्त थी। ऐसे में जो सीटों को लेकर बातचीत होनी थी, जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी थी, वो तमाम बातें अभी तक नहीं हो पाई है। अब कई सीटें ऐसी हैं, जेएमएम कह रहा है कि वो 50 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कह रहा है कि वो 35 सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी को 4-5 सीटें देने की बात हो रही है, लेकिन आरजेडी की तैयारी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। वाम दलों को कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें दी जाएंगी, लेकिन वाम दलों की तैयारियां भी 8 से 10 सीटों को देने की, चुनाव लड़ने की है। ऐसे में महागठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि पहले आपस में बैठ के कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद उन्हें कैंडिडेट तय करना भी उनके लिए चुनौती हो जाएगी। तो ये चुनाव आयोग ने अब सीधे सीधे, अब सवाल यह है कि ये जो 1 महीने 10 दिन पहले चुनाव हो रहे हैं और बीच में 2 दिन दीपावली और 2 दिन छठ महा, और झारखंड में पूरे लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, वाकई में इतनी जल्दी चुनाव को कर पाना और सभी के लिए अब चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज है कि कम समय है इस वक्त और चुनौती ज्यादा हो गई है, नेताओं के लिए चुनौती ज्यादा हो गई, समय कम बचा है, चुनौती ज्यादा है। कैसे इस चुनौती को पूरा करेंगे? क्योंकि देखिए, जैसा कि हम लोग भी अभी चर्चा ही कर रहे थे कि बीजेपी ये जानती थी कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करा सकती है। बीजेपी ने 2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सभी लोगों का दौरा चालू था और बिगुल फूंक दिया गया था, चुनावी बिगुल। लेकिन अभी यही जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडिया अलायंस की तैयारी क्या है? चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस की तैयारी क्या है? रांची को लेकर क्या मामला फंस जाएगा? रांची सीट पर जो विधानसभा सीटें उस पर मामला फंसेगा? सिर्फ रांची ही नहीं, कई ऐसी सीटें हैं जिनमें मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएमएम अब तक लड़ती रही है, लेकिन यहाँ कुमार राजा है, कांग्रेस से आदित्य विक्रम जायसवाल हैं, इस तरह से यही हाल हर सीट पर है। कांग्रेस, जेएमएम अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं। और देखिए, अब सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि विरोध के लिए भी वक्त नहीं रहेगा। अब आप पार्टी जिसका नाम घोषित कर देगी, उसके विरोध में विरोध करने के लिए भी 3 से 4 दिन का ही वक्त मिलेगा नाम घोषणा होने के बाद। और अभी तो सबसे बड़ी मुश्किल महागठबंधन के सामने ये होगी कि सीट शेयरिंग कैसे होगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक इनके बीच जिज कायम है। जेएमएम को लग रहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका में है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, यहाँ कोई बड़ा भाई नहीं, दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन लोग कैसे इस चुनौती से निपटते हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हम मदन को भी बुलाएंगे इस पूरी चर्चा में, मदन को भी बुलाएंगे। तो मदन अगर जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो समझिए कि कौन कौन सी सीटें हैं ऐसी जो अब हॉट सीट इंडी गठबंधन के लिए है और उस पर सहमति नहीं बन पा रही है।
मदन, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो इंडी गठबंधन के लिए एक हॉट सीट है और उस पर सहमति नहीं बनती हुई, अभी फिलहाल उतनी सहमति बनती हुई नहीं दिख पा रही? देखिए, सबसे पहले तो सीटों की संख्या को लेकर के ही जिच है। जिस तरह से हरियाणा के परिणाम आए और उसके बाद कांग्रेस पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो अपना एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में झारखंड में जेएमएम की तरफ से ये एक संदेश मिल चुका है कि आप 50 सीट जो है वो जेएमएम के लिए छोड़ दें। 31 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके बीच बातचीत हो, उस सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तय किया जाए, जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल, ये 3 जो प्रमुख दल हैं वो शामिल हैं। तो अब इस सीटों की संख्या को लेकर के ही जीत जारी है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 31 से 33 पर हमारी दावेदारी है, यानी कि पिछली बार जब हम 31 सीटों पर लड़े तो 2 सीट और हमारे बढ़े, हम घटे नहीं बल्कि बढ़े। तो जेएमएम भी जिस तरह से कह रही है कि हमारी सीट की संख्या बढ़नी चाहिए, वैसे ही कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जो है बढ़ाकर पेश कर रही है। तो अब यहीं पर एक जीत है कि जेएमएम के नेताओं का कहना है कि आपका जो सिटिंग सीट है वो आपके खाते में जाए, लेकिन जहां पर आप चुनाव हार चुके हैं तो वहां हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और फिर से उस सीट को एनडीए फोल्डर में लाएंगे। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन के तहत सीट गठबंधन की झोली में आए, इस फॉर्मूले पर जो है बातचीत होनी चाहिए, न कि इस चीज़ पर बात होनी चाहिए कि ये सीट हमारे खाते में था तो ये हम ही को मिलना चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण सीट ऐसे हैं जिस पर कि कांग्रेस के वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस जो पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा उस पर उम्मीदवार कांग्रेस के, वहां पर अब जेएमएम की दावेदारी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से सीटों का फार्मूला कैसे तय करेगा इंडिया गठबंधन? अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से जब हेमंत सोरेन मिलकर लौटे हैं, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद अपने वरीय नेताओं से मिलकर यहाँ लौटे। अब आज फिर कांग्रेस के कई नेता जो हैं दिल्ली रवाना हुए हैं। तो कितना जल्द अपने सीटों की संख्या का एक तरह से आकलन करती है, फैसला करती है कांग्रेस, और फिर एक राउंड टेबल बैठक होकर के जो क्लियर करता है कि आखिर इंडिया गठबंधन के फोल्डर में किसके वो कितनी सीटें मिली है, इस पर जल्द से जल्द अब काम करने की जरूरत है। नहीं तो आप देखे थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में देरी हुई, मंत्रियों को नकारा है जनता ने, और जो मंत्री रहे हैं उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। तो क्या झारखंड में भी मंत्रियों को खतरा है? क्या यहाँ भी ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि जो वीआईपी कल्चर है या जो विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र की जनता के साथ जो जुड़ाव उनका रहता था, मंत्री बनने के बाद वो वक्त नहीं दे पाते, तो क्या यहाँ भी जो मंत्री हैं, नई मंत्री बनी है दीपिका पांडे भी, इसके अलावा भी कई और मंत्री हैं, क्या उनकी सीटों को भी खतरा है? क्या मतदाता इस बार वीआईपी जो कल्चर है या वीआईपी जो सीट है या वीआईपी लोग हैं उन्हें नकारने की कवायद में है? हाँ, इसमें एक चीज और भी हम जोड़ेंगे आशिया, क्योंकि देखिए यहाँ बात की जाए, आपने हरियाणा का जिक्र किया है, तो इसमें एक चीज और भी है कि जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी ने कह दिया जी दिल्ली में अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में अखिलेश यादव ने यूपी में जो उपचुनाव होने, विधानसभा उपचुनाव होने, उन्होंने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर जो एक नैरेटिव हरियाणा के पास से सेट हुआ है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, पहले हम मदन आपके पास आते हैं। मदन, यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, मंत्रियों को लेकर सवाल किया जा रहा है कि एक जो मंत्रियों का कल्चर चला, मंत्रियों को भी दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, लेकिन मंत्रियों को नकार देते हैं लोग, क्योंकि विधायक बनने के बाद वो जो लोग मंत्री बन जाते हैं वो लोग उतना अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं जितना रहना चाहिए, उतना काम नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो ये जो कल्चर है, मंत्रियों का जो कल्चर है, और ये जो अब ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया था इस बार। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार भी यहाँ पर क्या कुछ मंत्रियों पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, ये तो होता ही है कि मंत्री बनने के बाद लोग ये समझने लगते हैं कि बस जनता हमारे साथ इसीलिए रहेगी कि इस बार जो है हमारे क्षेत्र से मंत्री के तौर पर हमें चुन लिया गया। कुछ लोगों के काम होते हैं और अधिकतर लोगों के काम नहीं हो पाते। बहुत लोग जो आम एक विधायक के तौर पर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उससे दूरी हो जाती है। जो अधिकतर समय क्षेत्र में दिए जाते हैं विधायक के तौर पर, मंत्री बनने के बाद वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जिला मुख्यालय से दूर
कहे तो राज्य मुख्यालय में जो झारखंड यानी कि किसी भी प्रदेश के जो मुख्यालय होते हैं, राजधानी होते हैं, वहाँ लोग अधिकतर रहने लगते हैं। तो ऐसे में क्षेत्र के लोगों से दूरी होती है, क्षेत्र के लोगों की नाराज़गी बढ़ती है। गिने चुने लोग हैं जो उस चीज़ को बरकरार रखते हैं। अधिकतर टाइम राजधानी में रहने के बावजूद भी जब भी मौका मिलता है तो वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच पहुँच जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग चुनाव के वक्त में लोगों के बीच पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो मंत्री बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, अब हम जो है सरकार के कामकाज में व्यस्त हैं, इसलिए क्षेत्र में समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में एक क्षेत्र के लोगों से जो दूरी होती है उसका कहीं ना कहीं आक्रोश का सामना जो है चुनाव के दौरान उन पद वाले मंत्रियों को करना पड़ता है। तो झारखंड में भी इसका भी मिलता जुलता असर देखने को मिलेगा। हालांकि ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी का नाम है सामने कि नहीं, इसके खिलाफ एक माहौल है। अब ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या काम हुआ और किस तरह से लोग वहां पर उनके कामकाज से खुश हैं या फिर नाराज हैं। अच्छा, यहाँ बात करें उदय, यहाँ पर बात की जाए, देखा गया कि हरियाणा चुनाव देखा आपने, बड़े नज़दीक से हमने हरियाणा के चुनाव को देखा। कांग्रेस की बात की जाए वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस को लेकर एक नैरेटिव सेट हुआ है और इंडिया अलायंस में ही उनको लेकर एक विरोध का सुर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने कह दिया भाई दिल्ली में हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे और उपचुनाव होने वाले हैं। आपका यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर भी क्या कांग्रेस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रही है जेएमएम जितना 2019 में था? देखिए, असल में बात ऐसी है कि जिन सीटों पर कभी कांग्रेस काबिज हुआ करती थी उन्हीं सीटों पर जेएमएम है। तो अंदरूनी बात तो ये है ही कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों को लगता है कि जो कांग्रेस की सीटें हुआ करती थी वहां जेएमएम अपनी ताकत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो अंदर से एक होड़ है, लेकिन मजबूरी भी है कि बीजेपी से लड़ना है तो साथ साथ आना है। ऐसे में अब उनके सामने ये चुनौती बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा कि चुनाव की घोषणा होगी और 9 दिन बाद नामांकन की अंतिम तिथि होगी। ये तो चौंकने वाली स्थिति है, उनके लिए एक सदमे की तरह कहा जा सकता है चुनाव आयोग ने जिस तरह तिथियों की घोषणा की है, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और देखिए, संथाल को 20 तारीख के फेज में रखा गया है, संथाल को, कोयलांचल को और इसके साथ उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर को। इस तरह से चुनाव की तिथि घोषित की गई है, क्योंकि झारखंड में देखिए अभी 5 चरण में चुनाव होते रहे हैं और लगभग 20-20 सीटें करके चुनाव हुआ करते थे, लेकिन पहली बार 43 सीटें और इस तरह से सीटों का जो समीकरण है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में काफी चुनौतियां बढ़ने वाली है। चुनौतियां खासकर महागठबंधन के सामने होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार इस कवायद में लगी हुई थी। गठबंधन का मसला भी फाइनल हो गया है, लेकिन अभी महागठबंधन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी और महागठबंधन कितनी जल्दी इन चुनौतियों से निपटता है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या घोषणा करता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक चीज और भी होता है, आपने देखा होगा कि जब हरियाणा में जब हार हुई कांग्रेस की तो ईवीएम पर सवाल उठे। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या ईवीएम को लेकर भी क्या इस बार कुछ ऐसा नैरेटिव सेट करने की विपक्ष कोशिश करेगा? और क्या जिस तरह से अभी चुनाव आयोग भी कह रहा था इस बात को लेकर, जब पत्रकारों ने सवाल किया इस चीज को लेकर तो चुनाव आयोग ने भी कहा भाई कुछ लोगों का काम है कहने का तो वो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बार बार ईवीएम को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर, उसके बैटरी को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, और बल्कि चुनाव आयोग बार बार कहता है हमने निष्पक्ष तरीके से हमेशा चुनाव करा है। आप हरियाणा हो चाहे आप जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए, कितने आराम से चुनाव करा दिए गए। यहाँ तक लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा जम्मू कश्मीर में चुनाव, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, एक भी पत्थर नहीं चला, एक भी गोली नहीं चली और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया गया। देखिए, अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो इन बातों का कहीं कोई आधार नहीं है। चुनाव आयोग कई बार चुनौती दे चुका है कि आप आइए और कैसे गड़बड़ है ये दिखाइए। और अगर हरियाणा को लेकर चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए जाएंगे तो देखिए वोटिंग परसेंटेज का बहुत मामूली अंतर है। अगर वाकई में कुछ किया गया रहता तो वो अंतर ज्यादा रहता। चुनाव आयोग ये भी कहता है कि भाई अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो देखिए ये तमाम बातें हार के बाद कही जाने वाली बातें हैं, और जब जो हारता है या विपक्ष की जब भी बड़ी हार होती है तो इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन इस तरह की बातों से जनता कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। इससे तो अभी तक यही पता चला है, क्योंकि जनता को यह पता है कि चुनाव बेहतर तरीके से हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव अगर यही सब कुछ होना रहता या ये सब कुछ संभव रहता तो तर्क जनता ही ये देती है कि फिर बीजेपी अपनी सीटों को 240 क्यों करती। अगर ईवीएम सेट करना या हैक करना उनके हाथों में होता तो देखिए ईवीएम कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये एक हार के बाद
अपनी साख बचाने की झूठी कोशिश है, और इसलिए ईवीएम से जनता भी कोई इत्तेफाक नहीं रखती। कोई जनता भी इत्तेफाक नहीं रखती। और यहाँ पर देखिए आशिया, ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अब ये एक चुनौती जो है इस वक्त झारखंड के अंदर खासकर इंडिया अलायंस के लिए काफी बढ़ गई है कि किस तरह से इंडिया अलायंस अब जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, चुनौती बड़ी है। हाँ बिल्कुल, अब चुनौती बड़ी है ही। देखिए रंजन जी, हर बार चूंकि झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है, बहुत सुदूरवर्ती इलाके यहाँ पर हैं जहाँ पर जाना सड़क मार्ग से भी संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, ये बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, और इसके लिए व्यापक तैयारियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक में अगर देखें तो 43 और 38 करके के चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। यार देखिए, चुनौतियां तो हमेशा होती हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव का संचालन झारखंड में हुआ है, उससे एक इत्मीनान जरूर आया है चुनाव आयोग को।